वेलकम टू अपबीट आईएएस। तो चलिए बात करते हैं अकीरा रैंसमवेयर के बारे में। अकीरा रैंसमवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो गैर कानूनी तरीके से आपके कंप्यूटर पे कब्जा करके आपके जो पर्सनल डाटा हैं उसको अपना होस्टेज बना के आपसे फिरौती की डिमांड करता है। मतलब आपके पर्सनल डाटा को होस्टेज बना के आपसे रैंसम की डिमांड करता है और आपको इस बात की धमकी देता है कि अगर आपने उसकी डिमांड को पूरी नहीं की, उसने जो फिरौती मांगी है आपने उसको अगर नहीं दिया, तो वो आपको आपके कंप्यूटर का एक्सेस नहीं देगा, आपकी डाटा का एक्सेस नहीं देगा और आपके डाटा को डार्क वेब पे पब्लिश करने की धमकी देता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि मालवेयर क्या है। मालवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो गलत पर्पस से, गलत इरादे से बनाया गया होता है। इसका पर्पस क्या होता है? मालवेयर का पर्पस होता है किसी भी कंप्यूटर को डैमेज करना, उसके काम में बाधा डालना या गैर कानूनी तरीके से उस कंप्यूटर का एक्सेस प्राप्त करना। इसके अलावा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फाइल जो इंटेंशनली किसी कंप्यूटर को हार्म करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया हो, उसको बोलते हैं मालवेयर। मालवेयर के एग्जांपल्स देखते हैं। मालवेयर का पहला एग्जांपल है रैंसमवेयर। रैंसमवेयर के थ्रू ब्लैकमेलर जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके डाटा को होस्टेज बना के आपको ब्लैकमेल करता है। ये डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स का मतलब है कि एक तो वो आपके डाटा को एक्सप्लोर कर रहा है और बदले में आपसे पैसे मांग रहा है। दूसरी बात, वो आपके डाटा को डार्क वेब पे पब्लिश करने का धमकी देता है, जिससे कि अगर फ्यूचर में वो आपके डाटा को डार्क वेब पे पब्लिश कर दिया तो और भी अटैक आप पे हो सकता है या वो भी दोबारा आपके ऊपर अटैक कर सकता है। दूसरा एग्जांपल है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो ऑल टाइम आपकी मॉनिटरिंग करते रहता है और आपके पर्सनल डाटा को चुराता है। तीसरा है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो कंटिन्यूअसली आपके कंप्यूटर के ऊपर एड्स को डिस्प्ले करते रहता है। लिटरली आपके कंप्यूटर के ऊपर वो एड्स की बमबारी करते रहता है। चौथा, वॉर्म। ये एक ऐसा मालवेयर है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फैल जाता है। ये साइलेंटली साइलेंटली एक कंप्यूटर से, अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हों तो ये कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक ये पहुंच जाता है। ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है जो दूसरी मालवेयर को आपके कंप्यूटर में पहुंचाने का काम करता है। मतलब ये एक मालवेयर के लिए कैरियर का काम करता है। छठा, बोटनेट्स। बोटनेट्स एक ऐसा मालवेयर है जो आपके पीसी को जॉम्बी में बदल सकता है। जिसको जॉम्बी के बारे में पता नहीं हो, जॉम्बी एक ऐसा इंडिविजुअल है जो किसी बीमारी से ग्रसित है। अगर वो किसी दूसरे पर्सन पे या किसी दूसरे इंडिविजुअल पे अटैक करता है तो उसको भी अपने जैसा बना देता है। तो सेम ऐसे ही है बोटनेट्स। बोटनेट्स में जो मालवेयर होता है वो एक कंप्यूटर में अगर गया तो उस कंप्यूटर को प्रभावित करता है और उस कंप्यूटर को प्रभावित करता है ऐसे कि वो कंप्यूटर अब तीसरे कंप्यूटर को प्रभावित करेगा, तो एक चेन बन जाता है। बोटनेट्स वहीं पे काम करता है जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में एक कंप्यूटर को अपना शिकार बना लेने से वो बाकी का काम करता है, वो अगला कंप्यूटर वो तीसरे को करेगा, तीसरा चौथे को करेगा। जैसे कोरोना वायरस में जो इन्फेक्शन का जो चेन था, वैसे ही यहाँ पे बोटनेट्स ने अगर आपकी एक कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर दिया तो वो कंप्यूटर अगले कंप्यूटर को इन्फेक्ट करेगा। अगला है क्रिप्टोजैकिंग। क्रिप्टोजैकिंग एक ऐसा मालवेयर है जिसके सहारे जो साइबर क्रिमिनल है वो आपके पीसी पे गैर कानूनी तरीके से
अधिकार कर लेता है, एक्सेस कर लेता है, और उसके बाद से वो आपके कंप्यूटर पे जो क्रिप्टो करेंसी है, जो बिटकॉइन होता है, ऐसे ही और भी जो करेंसीज होती हैं, उसकी माइनिंग करता है और इस तरीके से आपके कंप्यूटर का वो इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों करते हैं? कैसा कि जो माइनिंग होती है ना क्रिप्टो करेंसी की, जिसको हम लोग डाटा माइनिंग बोलते हैं, इसमें बहुत सारा बिजली का कंजम्पशन होता है और इसके लिए बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, बहुत पावरफुल कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। अगर कोई साइबर क्रिमिनल जो शुरुआती स्टेज में है अपने, उसके पास में इतनी रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो क्रिप्टो जैकिंग के थ्रू किसी दूसरे के कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करता है। अगला है रूट किट। रूट किट एक ऐसा मालवेयर है जो अनऑथोराइज्ड तरीके से आपके कंप्यूटर पे कंट्रोल करता है और उसका एक्सेस करता है। अगला है फाइललेस मालवेयर। फाइललेस मालवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में न रह के, आपके कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर रह के कोई साइबर क्राइम को एग्जीक्यूट करता है। मतलब कि जो जो दूसरे जो मालवेयर होते हैं वो जाते हैं तो आपके कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में जाते हैं, जो आपके पर्सनल डाटा होता है उसको वो लोग अपना शिकार बनाते हैं। लेकिन फाइललेस मालवेयर एक ऐसा मालवेयर है जो आपकी हार्ड ड्राइव में ना जाके आपकी कंप्यूटर की मेमोरी का इस्तेमाल करते हुए कोई भी साइबर क्राइम जो करना होता है उसको करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई शरीफ आदमी है, उसको क्राइम से कोई लेना देना नहीं है, उसके कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हुए कोई साइबर क्रिमिनल जो साइबर क्राइम है उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो जो उसका जो फंसने का चांस है वो जो ईमानदार आदमी है जिसका साइबर क्राइम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसको फंसाता है। अब कुछ एग्जांपल्स इधर हैं, इसको देख करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जितनी चीज़ें बताएं, हाँ एक वायरस है। ये वायरस क्या है? वायरस भी एक मालवेयर का ही टाइप है। ये वायरस होता है, ये आपकी जो फाइल्स होते हैं ना उसको करप्ट कर देता है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई पीडीएफ है, तो पीडीएफ को वो क्या कर देगा, पूरा ब्लैंक ब्लैंक कर देगा या पूरा उसको काला कर देगा। जो भी उस पर लिखा हुआ है वो सब मिट जाता है। जैसे आपकी कोई वीडियो है, तो वीडियो में अगर उसमें वायरस लगता है तो या तो आपकी ऑडियो गायब हो जाएगी या वीडियो गायब हो जाएगी, या उसमें जो फ्रेम्स हैं उसका जो सीक्वेंस है वो उसको चेंज कर देगा। तो इस तरह से आपके जो कंप्यूटर हैं उसको वो अपना शिकार बनाता है। इस चीज़ को देख लीजिएगा तो थोड़ा याद रहेगा। अगला चीज़ है सर्ट इन। सर्ट इन क्या है? सर्ट इन का फुल फॉर्म है कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया। ये एक ऐसी एजेंसी है जो जितने भी देश में साइबर क्राइम होते हैं उससे लड़ने का काम करती है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये इस डिपार्टमेंट के अंदर रह के काम करता है। ये एक नोडल एजेंसी है टू कॉम्बेट साइबर अटैक। साइबर अटैक से लड़ने के लिए ये देश की नोडल एजेंसी है। ये सेंट्रल टेक्नोलॉजी आर्म है साइबर अटैक से लड़ने के लिए। ये आपको हैकिंग से और फिशिंग से बचाने का काम करता है। फिशिंग का मतलब है किसी को प्रलोभन दे करके, इंटरनेट के थ्रू किसी भी तरह का प्रलोभन दे करके उसको अपने झांसे में फंसा के और फिर से उसको साइबर शिकार बनाना उसका। और इसी तरह के जितने भी ऑनलाइन अटैक होते हैं उसको देखने का काम करता है सर्ट इन। अब हम आते हैं अकीरा पे, जो आज का हमारा टॉपिक है। अकीरा जो रैंसमवेयर है, ये जितने भी लिनक्स बेस्ड और विंडोज बेस्ड जो कंप्यूटर्स हैं उन्हीं को टारगेट कर रहा है। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के बारे में जानते हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अकीरा एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर मतलब ये आपके डाटा को होस्टेज बना के आपसे फिरौती की मांग करता है।
अकीरा क्या क्या करता है इसके बारे में देखते हैं। ये आपको डाटा को होस्टेज बनाता है और उसका एक्सेस आपको नहीं देता है। सबसे पहला काम करता है ये आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है। इनक्रिप्ट करने से क्या होता है कि आपका डाटा ऐसे कोड में बदल जाता है जिसको उस क्रिमिनल के अलावा कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, दूसरे के लिए वो मीनिंगलेस है। और जो भी फाइल को ये स्वीकार करता है अपना, जिस फाइल को ये इनक्रिप्ट करता है, जिस डाटा को इनक्रिप्ट करता है, उसके आगे डॉट अकीरा एक्सटेंशन लगा देता है। ये आपके सिस्टम का जो होता है ना वॉल्यूम शैडो कॉपी या वॉल्यूम शैडो स्नैपशॉट जिसको VSS बोलते हैं, उसको भी डिलीट कर देता है। ये जो VSS है ना ये बैकअप कॉपी के जैसे काम करता है। तो इस चीज़ को डिलीट करने से क्या होता है कि जो अकीरा ने इस VSS फाइल को डिलीट कर दिया है, इसके वजह से आपके फाइल को दोबारा रीस्टोर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं। द साइंस ऑफ इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसमें डाटा को एनक्रिप्ट किया जाता है या डिक्रिप्ट किया जाता है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है याद करने के लिए, आप याद कर सकते हैं इसको कि क्रिप्टोग्राफी किसको बोलते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसा साइंस है जिसमें डाटा को हम इनक्रिप्ट करते हैं या डिक्रिप्ट करते हैं। इनक्रिप्शन का मतलब है कि डाटा को ऐसे कोड में बदल देना जो दूसरे के लिए मीनिंगलेस हो जाए, दूसरा उसको समझ न पाए, उसको इंटरप्रेट न कर पाए, और उसी चीज़ को दोबारा उसके मूल रूप में लाने की प्रक्रिया जो जिस कोड में बदला गया है उस कोड से फिर से उसके मूल डाटा के मूल रूप में लाने की प्रक्रिया को डिक्रिप्टिंग बोलते हैं। तो जो इनक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग का जो साइंस है उसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। जो अनइनक्रिप्टेड जो डाटा होता है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम में पूछ सकता है, इसको याद रखना है। जो अनइनक्रिप्टेड डाटा होता है उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, जो इनक्रिप्टेड डाटा है उसको सिफर टेक्स्ट बोलते हैं। तो अकीरा इनक्रिप्ट आपके वाइटल पर्सनल डाटा को, अकीरा आपके जितने भी वाइटल पर्सनल डाटा होते हैं उसको ऐसे इनक्रिप्ट कर देता है कि वो आपके लिए इनएक्सेसिबल हो जाता है, आप उस तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसके टारगेट कौन कौन है? सबसे पहली बात तो विंडोज और लिनक्स बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, तो जो भी कंप्यूटर इन या तो विंडोज का इस्तेमाल कर रहा है या लिनक्स का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर इसके हमला करने की संभावना है। और जो इस सिस्टम है, जो कंप्यूटर्स हैं, कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। उन टूल्स को ये अपना जरिया बना रहा है, रास्ता बना रहा है आपके कंप्यूटर तक आने के लिए। जो पहला टूल है कंप्यूटर में बहुत में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है एनीडेस्क। एनीडेस्क एक ऐसा टूल है जो आपको रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है। जैसे आपका कोई दोस्त है, आपका कोई सगा है, आपसे बहुत दूर है, फिर भी अगर आप उसको इसके थ्रू एक्सेस देते हैं एनीडेस्क के थ्रू, तो आपसे दूर बैठे बैठे आपके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, उसको देख सकता है कि उसमें कहाँ कहाँ क्या है। वैसे ही एक और टूल होता है विनलार, ये आर्काइव करने का टूल है, या जो फाइल्स वगैरह हैं उसको कंप्रेस वगैरह करने का काम करता है। ऐसे ही एक पीसी हंटर टूल है, ये भी बहुत सारे सेटिंग ऑप्शन को प्रोवाइड करता है। तो इनका इस्तेमाल करते हुए जो अकीरा रैंसमवेयर है वो आपके कंप्यूटर में आता है। अब अकीरा रैंसमवेयर आपकी किस किस डाटा को अपना टारगेट बना सकता है? तो पहला चीज़ है कि आपके जितने भी पर्सनल डाटा हैं, जो आपकी फाइनेंशियल डाटा हो सकता है, आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स हो सकता है, या अगर उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन को अटैक किया, किसी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट को उसने अटैक किया, किसी गवर्नमेंट बॉडी को अटैक किया, तो वहाँ से उसको ढेर सारी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स का भी एक्सेस मिल जाता है। अब इसका पर्पस क्या है? रैंसमवेयर, जैसा कि आप जानते हैं कि रैंसमवेयर है, रैंसमवेयर का एक ही पर्पस है, एक्सटॉर्ट मनी, आपसे फिरौती की उगाही करना,
आपसे पैसे की डिमांड करना। ये डबल एक्सटॉर्शन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो वो आपके डाटा को चुराता है, जो भी आपकी पर्सनल डाटा है उसको चुरा लिया, तो फ्यूचर में भी आपके उससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। अगर आपने उसकी डिमांड को पूरी कर ली और उसके बाद से उसने आपको एक्सेस भी दे दिया, तो फिर भी वो जो डाटा जो चुरा के रखा हुआ है उससे आपको दोबारा शिकार बना सकता है। और दूसरी बात, इसमें जो इनक्रिप्शन जो होती है, जो डाटा को इनक्रिप्शन करता है, तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि एक बार इनक्रिप्ट किया हुआ डाटा फुल्ली आपको डिक्रिप्ट ना हो पाता है। मतलब आपका डाटा एक बार लॉस हो गया तो फिर से वो मिलता नहीं है। अगर किसी का पर्सनल डाटा है या कोई भी और इम्पोर्टेंट डाटा हो, एक बार वो डाटा लॉस हो गया तो उसके लॉस होने से आपको जो नुकसान होना है सो तो होगा ही। या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, अगर उसने आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उसने आपको आपका एक्सेस बंद कर दिया इसने, तो उससे क्या होगा, आपका काम प्रभावित होता है, ये एक नुकसान होता है। आपके डाटा को चुराता है, ये भी एक नुकसान है। फ्यूचर में आपको फिर से वो अपना शिकार बना सकता है, ये भी एक नुकसान है। और वो थ्रेट देता है कि आपकी डाटा को वो डार्क वेब पे पब्लिश करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं डार्क वेब क्या है। डार्क वेब एक ऐसा वेब है जो जिसका कंटेंट, डार्क वेब भी इंटरनेट का ही एक हिस्सा है। डार्क वेब या डार्क नेट इसको बोलते हैं। तो जो ये ऐसा ऑनलाइन कंटेंट है जिसका जो डाटा होता है इनक्रिप्टेड होता है, जो हम लोग कन्वेंशनल सर्च इंजन्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का यूज करने के लिए, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया। तो ये जो कन्वेंशनल सर्च इंजन्स है ना, ये डार्क वेब या डार्क नेट के समय पे काम नहीं आते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना है आपको, डार्क नेट को एक्सेस करना है, तो आपको गूगल या बिंग जैसे कन्वेंशनल सर्च इंजन्स काम नहीं आते हैं। इसके लिए ऐसे काम क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनका जो डाटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। इसके लिए स्पेशल आपको ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जैसे टॉर वगैरह। इसका इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद से आपको किसी भी तरह की परेशानी हो सकती है। फिर से आपके साथ साइबर अटैक्स वगैरह हो सकते हैं, किसी भी साइबर हमले का आप शिकार हो सकते हैं। तो एडवाइस तो यही है कि इसके बारे में ज़्यादा अपना अपना रिसर्च नहीं करना है। इसके बारे में जो भी जिज्ञासावश भी अगर कोई जाना चाहे तो नहीं जाए, यही ये तो वार्निंग है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डार्क वेब है या डार्क नेट है, ये इतना पॉपुलर क्यों है? डार्क वेब या डार्क नेट, इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि यहाँ पर बहुत हाई लेवल की आपको प्राइवेसी मिलती है, हाई लेवल की आपको एनोनिमिटी मिलती है। मतलब आप बिल्कुल बिल्कुल अनजान रह करके वहाँ पे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, आपके बारे में किसी को कुछ आपका बिल्कुल ट्रेस नहीं मिलेगा। इस तरह का प्राइवेसी और इस तरह का जो एनोनिमिटी होता है वो डार्क वेब को इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए स्वर्ग बना देता है। जितने भी इलीगल काम होते हैं, जैसे वेपन का सेल करना, ड्रग्स का सेल करना, ये सारी चीज़ें आपको डार्क वेब पे मिलती है। तो देखिए, ये जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट का ना, गूगल से चाहे बिंग से, जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेट की दुनिया का केवल 4% है। इट इज़ ओनली 4% ऑफ इंटरनेट। और जो बाकी का है ना 96%, ये डार्क वेब है या इसको डीप वेब भी बोलते हैं। डीप वेब थोड़ा सा हिस्सा होता है डार्क वेब का। जैसे मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट की एजेंसी है, कोई रिसर्च सेंटर है, कोई हॉस्पिटल है, वहाँ का रिसर्च सेंटर है, जो उसके रिसर्च पेपर होते हैं वो भी आम पब्लिक को एक्सेसिबल नहीं होते हैं। तो एक तरह से वो भी हम लोग के रीच से बाहर की है। तो वो जो क्लियर वेब है या सर्विस वेब है उसका हिस्सा नहीं है, ये थोड़ा सा हिस्सा होता है। और बाकी जो हिस्सा है ना, ज़्यादातर हिस्सा वो इलीगल काम के लिए इस्तेमाल होता है।
ये जो डार्क वेब है ये 96% आपका इंटरनेट की दुनिया का हिस्सेदारी होता है। इसके लिए डार्क वेब के लिए कुछ जो स्पेशल जो सर्च इंजन्स होते हैं जैसे टॉर वगैरह इसका इस्तेमाल होता है। अब आते हैं अकीरा पे। अकीरा आपकी पीसी को इम्पैक्ट कैसे करता है, कैसे आता है आपकी पीसी में? तो पहला इसका है ईमेल अटैचमेंट या लिंक। कोई भी जो गलत तरीके से बनाया गया कोई मालवेयर है उसको ईमेल के साथ में अटैच करके आपको ईमेल भेज दिया जाता है या कोई लिंक भेज दिया जाता है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, ईमेल अटैचमेंट को ओपन करने का काम करते हैं, आपके सिस्टम में जो अकीरा है या इसके जैसे और भी जितने मालवेयर्स होते हैं सब मिला जुला के ऐसे ही आते हैं। अगला है पायरेटेड सॉफ्टवेयर वेबसाइट। कंपनियां हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उनको इनपुट की ज़रूरत होती है, उनको अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत होती है, वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है। वो बनाते हैं तो वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन आपको चाहिए फ्री में। इसी का फ़ायदा उठाते हैं कुछ लोग और जो जेन्युइन जो सॉफ्टवेयर है ना उसका एक रेप्लिका बना देते हैं, उसका पायरेटेड वर्जन बना देते हैं अपनी वेबसाइट पे। उसको या तो बहुत कम मिनिमल दाम पे या फ्री में आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जब आप उस तरीके के जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा, जितने भी पायरेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके कंप्यूटर में इसके आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और पीयर टू पीयर नेटवर्क, ये पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है? अगर कोई कंप्यूटर किसी कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा है और उस नेटवर्क में कोई कंप्यूटर है वो अकीरा जैसे मालवेयर से प्रभावित है, उससे इन्फेक्टेड है, तो वो बाकी के जो जितने कंप्यूटर हैं उनको भी कर सकता है। पीयर टू पीयर मतलब एक ने दूसरे को अपने जैसे उसको संक्रमित कर दिया। फ्री फाइल होस्टिंग साइट, फ्री फाइल होस्टिंग साइट जैसे कुछ कुछ साइट्स होती हैं जो आपको चार्ज नहीं करती हैं, आपसे बोलती हैं कि आप अपना फाइल यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरह के साइट्स पे जब आप एक्सेस करते हैं या तो अपना फाइल वहाँ पे अपलोड करने के लिए या फिर से उसको एक्सेस करते हैं, तो इस प्रोसेस में आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें मालवेयर आ सकता है। थर्ड पार्टी डाउनलोडर्स, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो यूट्यूब है, यूट्यूब के वीडियो को अगर आप कोई यूट्यूब के अलावा कोई दूसरा टूल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसकी वीडियो को डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ टूल्स हैं जो यूट्यूब की वीडियो को भी डाउनलोड करने में मदद करते हैं, उसको इनेबल कर देते हैं कि आप कोई भी वीडियो यूट्यूब का डाउनलोड कर सके। तो जो एक टूल है ना, जो थर्ड पार्टी डाउनलोडर हैं, ये एक जरिया बन सकते हैं आपके कंप्यूटर में मालवेयर को पहुंचाने का। फेक सॉफ्टवेयर अपडेट, जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनका फेक वर्जन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो फेक सॉफ्टवेयर को बना करके उसके अंदर मालवेयर को इंजेक्ट करके और उसके थ्रू आपके सिस्टम में जो मालवेयर है उसको प्रवेश कराया जा सकता है। और ट्रोजन, ट्रोजन को जैसे आप जानते ही हैं, ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर है जो दूसरे मालवेयर को आपके कंप्यूटर में पहुंचाने का काम करता है और किसको प्रभावित नहीं करता है। तो जितने भी सिस्टम से रिलेटेड फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं उनको ये प्रभावित नहीं करता है, जैसे सिस्टम वॉल्यूम इंफॉर्मेशन, साइकिल बिन, प्रोग्राम डाटा फोल्डर, बूट। वो आपकी पर्सनल डाटा को अटैक करता है। पर्सनल डाटा को होस्टेज बनाने से इसको आपको फिरौती देने के लिए मजबूर करता है। अगर डाटा आपका पर्सनल नहीं है तो आप उसको फिरौती क्यों दीजिएगा, आप उसको रैंसम क्यों दीजिएगा? तो इसलिए ये सिस्टम के डाटा को प्रभावित नहीं करता है, उसको इम्पैक्ट नहीं करता है, ये केवल आपके पर्सनल डाटा को इम्पैक्ट करता है। अब हम लोग कैसे अपने आप को बचा सकते हैं? सबसे पहली बात कि कोई भी ईमेल अटैचमेंट है
अगर आपको सेंडर की लेजिटिमेसी के बारे में पता नहीं है, ये पता नहीं है कि जो भेजने वाला है उसको मैं जानता हूँ कि नहीं, वो ट्रस्टेड है कि नहीं, तो आप कोई भी ईमेल अटैचमेंट को ओपन नहीं कीजिए, कोई भी लिंक है उसको क्लिक नहीं कीजिए। डाउनलोड प्रोग्राम्स एंड फाइल्स फ्रॉम वेरीफाइड स्टोर। कोई भी आपको प्रोग्राम डाउनलोड करना है, कोई भी फाइल डाउनलोड करना है, तो जितने भी वेरीफाइड स्टोर्स होते हैं, जैसे आप मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं कोई भी ऐप, तो जो प्ले स्टोर होता है गूगल का, वहाँ से करते हैं तो वहाँ पर उसका वेरिफिकेशन होता है। कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी प्रोग्राम है, वो ऐसे ही प्ले स्टोर पे नहीं डाला जाता है, उसको डालने से पहले उसका वेरिफिकेशन होता है। तो कोई भी वेरीफाइड स्टोर से आपको कोई भी प्रोग्राम या फाइल डाउनलोड करनी है और किसी भी ऐड पे आपको क्लिक करने से अपने आप को बचाना है। रेगुलर आपको अपने सॉफ्टवेयर का अपडेट करते रहना है, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का रेगुलर अपडेट करते रहना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है। और जितने भी आपके क्रिटिकल डाटा होते हैं केवल कंप्यूटर में सेव करके नहीं रखिए, जो भी जितने भी आपके क्रिटिकल डाटा हैं उसका एक बैकअप बना के एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव में उसको रखिए कि अगर किसी भी वजह से कंप्यूटर का जो डाटा है अगर वो लॉस्ट हो जाता है तो आप फिर से दोबारा उसको अपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव के थ्रू आप फिर से रिकवर कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसको फॉलो कीजिए। बेसिक ऑनलाइन हाइजीन को मेंटेन कीजिए। आप कहीं भी इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, ब्राउज कर रहे हैं, तो किसी भी ऐसे साइट्स पे जाने से बचिए जो सिक्योर नहीं हो। HTTPS जो होता है ना URL के साथ, वो आपको सिक्योर वेबसाइट्स का पहचान है। अगर कोई भी वेबसाइट किसी भी वेबसाइट्स के साथ HTTPS नहीं है तो आप उसको विजिट नहीं कीजिए, उसको विजिट करने से बचिए। और जो वल्नरेबिलिटी एसेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है VAPT, जितने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन चीज़ों को करते हैं, ये टेस्टिंग करते हैं, तो ये भी करा सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है ना, वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन MFA आपके कंप्यूटर के ऊपर एक सिक्योरिटी का एक्स्ट्रा लेयर चढ़ा देता है, एक्स्ट्रा लेयर जैसे काम करता है। जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन वर्सेस मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर में लॉगिन करना चाहते हैं तो आपने पासवर्ड डाला, उसके बाद से वो कंप्यूटर आपसे दोबारा पूछेगा कि आपकी आइडेंटिटी को चेक करेगा, किसके थ्रू आपको OTP भेजेगा कि अपना जो आइडेंटिटी है उसको आप प्रूव कीजिए। तो ये हो गया, अगर 2 स्टेज है तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। लेकिन यही अगर कई स्टेज हैं, जैसे आपको OTP के थ्रू आइडेंटिटी अपनी साबित करनी होती है, उसके बाद से आपको मेल के थ्रू साबित करनी है, चाहे आपको अपने बायोमेट्रिक के थ्रू साबित करनी है, या आपके फेशियल एक्सप्रेशन जो भी होता है उसके थ्रू, जितने बायोमेट्रिक डाटा हैं उसके थ्रू, या ईमेल के थ्रू, या आपके फ़ोन नंबर के थ्रू, या टेक्स्ट के थ्रू। तो ये कई सारे जो फैक्टर आते हैं ना ऑथेंटिकेशन के, ये आपके जो सिस्टम है उसका जो सिक्योरिटी का लेयर है उसको बढ़ा देते हैं। तो आप ऐसे में आप जो साइबर हमले हैं उनसे बच सकते हैं। अगर किसी भी वजह से, इन सब चीज़ों के अलावा अगर किसी भी वजह से अगर आप इसके शिकार हो गए तो इसको आपको अथॉरिटी को रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट कीजिएगा अथॉरिटी को, तो वो आपको फ्यूचर में इन सब हमलों से बचा सकते हैं या किसी और को बचा सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी आपको एडवाइस वगैरह देना होता है वो दे सकते हैं, या कोई कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहला काम करना है, अगर इसी तरह से अगर आप इसके विक्टिम हो गए तो अथॉरिटी को आप रिपोर्ट कीजिए उसके बारे में, और अथॉरिटी के साथ कोऑपरेट कीजिए ताकि किसी और के साथ में ऐसा घटना ना हो। थैंक यू यहाँ तक बने रहने के लिए। अगर कोई सुझाव हो या कोई करेक्शन हो तो आप अवश्य